नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम 11th का क्लास लेने जा रहे हैं। कई सारे बच्चे हमारे 11th और 12th दोनों का वीडियो देखते हैं, तो उन बच्चों की ये सूचना है कि 11th का लेक्चर तो यूट्यूब पर आएगा, सब लोग देख सकते हैं, लेकिन 12th का वीडियो अब यूट्यूब पर नहीं आएगा। 12th का वीडियो सिर्फ हमारे ऐप्स पर आएगा, जो ऐप्स का लोगो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। एक बार आप इंस्टॉल करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे जिस नंबर से या जिस ईमेल आईडी से, तो दोबारा फिर उससे रजिस्टर नहीं होगा। इसलिए जिससे रजिस्टर करें उसको नोट कर लीजिएगा। उसमें फ्री डेमो पर कुछ लेक्चर है जिसको कोई भी देख सकता है ऐप्स पर। ऐप्स को रजिस्टर करने के बाद फ्री डेमो पर जो लेक्चर है ये यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम वीडियो है चैप्टर वाइज कोर्स में साइंस फैकल्टी में सेलेक्ट करके वहां मिलेगा, वो आप नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो परचेज करना होगा। जो बच्चे पहले हमारे यहाँ एडमिशन करवा चुके थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं आए, वो लोग घबराइए नहीं। जब भी कभी लॉकडाउन खुलेगा तो आपका सारा कुछ रजिस्टर में मेंटेन है। अभी उसको देखना संभव नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में हमें मैसेज करते हैं कि नहीं करेंगे। 499 रुपया मात्र चार्ज रखा गया पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि वहां पर आप ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं और 2 महीना तक आप उसको देख सकते हैं। आइए 11th की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। 11th की क्लास में पिछली क्लास जो हमने लिया था उसमें याद होगा हमने बात किया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है। याद है मैंने कहा था वेक्टर को तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तीर के पास दो चीज होता है, लेंथ ऑफ एरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है और हेड ऑफ एरो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। हमने कहा था वेक्टर का नाम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। याद है, एक तो मैंने कहा था कि वेक्टर का नाम लिखने के लिए एक तरीका तो मैंने कहा था कि आप किसी भी अक्षर के ऊपर तीर का निशान डाल दीजिए। तीर के निशान की मदद से किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। दूसरा था कैप डालकर, इन कैप डालकर केवल यूनिट वेक्टर को आप दिखा सकते हैं। और तीसरा था हमारा बोल्ड फेसिंग लेटर वाला, मोटा करके, जो आम लिखने में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते लेकिन बुक्स में इस्तेमाल होता है। टाइपिंग में आसान है लेकिन लिखने में मुश्किल है। ये मैंने आपको बताया था। उसका प्रॉपर्टी जो वेक्टर में बताया था कि वेक्टर को कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हैं बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले हुए। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। तीसरा कहा था कि वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो डिपेंड करता है गुना कैसा हो रहा है। वेक्टर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसके बाद हमने कहा था कि अगर वेक्टर का जोड़ क्रम विलीय नियम का पालन, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर का गुना कर भी सकता है, प्रोडक्ट वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसके बाद हमने आगे कहा था कि वेक्टर का जोड़ यानी एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इन प्रोडक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और इसके बाद हमने कहा था लास्ट में कि जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बन जाता है और नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुरू में जो वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड और स्केलर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है और नए वेक्टर का डायरेक्शन शुरू वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। आज हम वेक्टर का एडिशन सीखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वेक्टर को ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं। याद करिए, डिफिनेशन में बताया था आपको, याद है ना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये चैप्टर हमारा स्केलर एंड वेक्टर ही है। ध्यान रहे, स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, उसी में आगे बढ़ रहे हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं। ओके, तो वेक्टर को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैन बी एडेड by following 3 ways।
पहला जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन त्रिभुज के नियम के आधार पर जो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यानी समानांतर चतुर्भुज के नियम के आधार पर जो, और तीसरा हमारा है कंपोनेंट मेथड। एक्चुअली ये वही जान सकता है जो ये दोनों को जान रहा है, ये जानेगा तो ये जानेगा और ये जानेगा तो ये जानेगा, ये कोई अलग एक्स्ट्रा ऐसा चीज नहीं है, लेकिन इसका ये बहुत कमाल का चीज है। क्या कमाल है वो पढ़ेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सीखेंगे। यानी त्रिभुज के नियम के आधार पर जो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब त्रिभुज के नियम के आधार पर जो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये ऐसे है, कैसे भी हो सकता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा तिरछा, वो तो उदाहरण दिखा रहे हैं अभी। एक वेक्टर ये ऐसे ए है, ये वेक्टर ये बी है। देखिए बी ए जिस लाइन में है, इस लाइन में नहीं, उस लाइन से थीटा कोण बना रहा है, और कहेगा कि वेक्टर ए और बी को आप जोड़ के दिखाइए। कहेगा वेक्टर ए और बी को जोड़ के दिखाइए। समझ रहे हैं बात? तो कैसे जोड़ेंगे? इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन we put the head of one vector near the tail of other vector। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन त्रिभुज के नियम के आधार पर जोड़ में वी पुट हम रखते हैं द हेड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर के हेड को, हेड बोलते हैं इसको पीछे वाला बोलते हैं टेल, बोलते हैं हेड बोलते टेल। हेड ऑफ वन वेक्टर नियर द टेल ऑफ अदर वेक्टर, एक के हेड को दूसरे के टेल के पास। अब किसी का भी, अब इसमें कोई भी एक हेड होगा, किसी भी एक का, इसका ए का हेड ले लीजिए, चाहे बी का हेड ले लीजिए, किसी एक का। जैसे यहां देखिए, हम यहां क्या कर रहे हैं, ए के हेड के पास बी के टेल को रख के दिखाएं, ठीक है ना। इस ए को यहां ऐसे रख लिया, इसको उठा करके यहां, और ये एंगल थीटा। हम इसके मैग्नीट्यूड यानी लेंथ नहीं बदलेंगे और इसका डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। अब यहां से यहां बनाने में हो सकता है छोटा बड़ा हमसे हो गया, लेकिन सोच वही है आपके। वैसे क्या बी के हेड के पास ए का टेल नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। आप ऐसे कर सकते हैं, बी के हेड के पास ए के टेल रख लीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये एंगल थीटा अभी भी है, बी तरीके बी इस लाइन से करना है, ए बी को यहाँ ले आए, इस ए को उठाकर यहाँ ले आए। समझ रहे ना? पहला काम पूरा हो गया। इन ट्रायंगल ऑफ एडिशन वी पुट द हेड ऑफ वन वेक्टर नियर द टेल ऑफ अदर वेक्टर, एक का हेड दूसरे के टेल के पास। पहला काम जब पूरा हो जाए उसके बाद पहला के टेल से दूसरा के हेड को मिला देते हैं। यहां पर पहला ये हुआ, जिसका हेड लिए थे, ये पहला हुआ, पहला, ये दूसरा हुआ सेकंड। यहां पर पहला ये हुआ बी वाला, यहां ये दूसरा हुआ ये सेकंड। आप सोच रहे होंगे पहला दूसरा कैसे कहते हैं सर? जिसका हेड लिए वो पहला, और दूसरा जिसका टेल लिए वो दूसरा होगा। अब पहला के टेल से दूसरा हेड को मिला दीजिए, यहां भी पहला के टेल से दूसरा हेड को मिला दीजिए। तो पहला के टेल से दूसरा के हेड को मिलाए, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जो ए और बी का जोड़ है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जो ए और बी का। अगर ये बात को
यानी ए और बी को जोड़कर नया वेक्टर बना, वो ये आर है। इसका नाम, ये वेक्टर का नाम हमने आर दिया है, जो कि ए और बी को जोड़ने से बना। ये वेक्टर हमने आर नाम दिया है। तो ए और बी का, सर बी और ए को जोड़े है ना, हम समझाया कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्रमविनीय नियम का पालन करता है वेक्टर का, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ओके, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमें ये रिजल्टेंट का मान यानी आर का मान जानना है। तो कैसे जानेंगे? तो ट्रायंगल, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता, तब तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देते। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है। हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो हम यहां से एक लंब डाल देते हैं। कोई कहता है सर इसमें क्या करेंगे? इसमें भी इसको ऐसे बढ़ा करके लंब डाल दें, तो ज्यादा एक में समझिए, सब में वही बात है। समझ गए? डाल दिया, नाम देते हैं ए बी सी डी। हमको ही आर का मान जानना है, मतलब ए सी का लेंथ जानना है। आर का मैग्नीट्यूड मतलब ए सी का लेंथ। हम कहे थे तीर के चिन्ह की लंबाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये तीर की जो लंबाई है वही ए और बी को जोड़कर जो नया वेक्टर बना है उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। पकड़ रहे हैं बात? तो हमको आर का मैग्नीट्यूड जानना है। समकोण त्रिभुज बना लिया, हम क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। पकड़ रहे हैं बात? ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसी जानना है हमको। ए डी क्या होगा? ए बी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे हम, ध्यान से देखिएगा क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी प्लस सी डी का स्क्वायर। देख रहे हैं? ये हमारा एसी का स्क्वायर। लेकिन एसी का मान तभी हम जान सकते हैं जब हमें ए बी का मान पता हो, बी डी का मान पता हो और सी डी का मान पता हो। ए से बी तक का मान तो ए पता है हमको, लेकिन बी डी इसका मान नहीं पता है और सी डी इसका भी मान नहीं पता है। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं, इक्वेशन 1। और हम पहले बी डी और सी डी का मान जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम बी डी और सी डी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे जानेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी, यानी समकोण त्रिभुज बीसीडी में बीसीडी क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू सी डी परपेंडिकुलर बी बाय हाइपोटेनस बीसी। और बी से सी तक कितना है? बी है। ये क्या है? बी है। तो यहां से पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूं सी डी इक्वल टू बी सी साइन थीटा, यानी सी डी का मान जो निकल गया वो बी सी हमारा बी से सी तक, ये क्या है? बी है, बी साइन थीटा। यानी सी डी का मान हम जान चुके हैं। इसी प्रकार से cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू बेस बी डी। समझिए ठीक से, बेस हाइपोटेनस बी डी इक्वल टू बी cos थीटा। ये बी मतलब बीसी, बी मतलब बीसी, निकल गया बीडी। अब मान पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी बी डी एंड सी डी इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी बी डी एंड सी डी इन इक्वेशन 1। एक रखते हैं, तो रखिएगा तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान हमारा ए है, ए स्क्वायर ए बी के बदले में, प्लस बी डी, देखिए हमारा बी डी का मान निकला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी डी का हो गया, प्लस टू ए बी यानी ए इंटू ए बी इंटू बी डी, हमारा बी डी हो गया बी कॉस थीटा। तो हम यहां तक पहुंच गए हैं बी डी तक, प्लस सी डी, ठीक है? सी डी हमारा क्या निकला है? बी साइन थीटा। देखिए सी डी क्या है हमारा? बी साइन थीटा।
गौर से देखिए AC स्क्वायर चाहिए था आपको, देखिए AC स्क्वायर, यहाँ देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान A स्क्वायर प्लस प्लस BD का मान B cos थीटा, BD स्क्वायर है तो B cos थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ भी प्लस 2 AB क्या है A है, BD क्या है B cos थीटा है प्लस CD क्या है B sin थीटा। देख रहे हैं? अब देखिए, अब हम यहां से देखते हैं, ये मैंने चित्र बना दिया है, इसको जरा साफ कर लेता हूं या रहने देता हूं। चलिए, तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ B स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, फिर B स्क्वायर क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ते हैं ना। अब प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो B बाहर निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको एक साथ लिख दिया वहां। अब क्या बच गया प्लस 2AB cos थीटा, इधर दिखेगा नहीं इसीलिए नीचे प्लस 2AB cos A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये तो 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे 10th क्लास में, प्लस 2AB, ये हमारा AC स्क्वायर निकल गया। वास्तव में ये AC तो हमारा R है, यानी सीधे आप R लिख दीजिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। मैं सिखाया था पिछले क्लास में, अगर आप ऐसे लिख दिए एरो डाल दिए तो मॉड लगा दीजिए। आप चाहे तो R की जगह पर R है क्या A प्लस B, इस R की जगह पर आप A प्लस B भी लिख सकते हैं, ये सब बात लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ। चलिए सीधे R लिखिए, चाहे मॉड R जो लिखना लिखिए, वो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, R निकल गया। यानी A और B को जोड़ेंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा और उसका नाम हमने R दिया, उस R का मैग्नीट्यूड क्या है, मान क्या है, कितना वैल्यू है, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। हियर थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो इस पहला वेक्टर के बढ़ाए गए भाग से दूसरे वेक्टर के द्वारा बनाया कौन थीटा, हियर थीटा है, हियर थीटा क्या है एंगल मेड बाय सेकेंड वेक्टर विथ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहां पर थीटा जो है पहला वेक्टर के बढ़ाए गए भाग से दूसरा के तरफ बनाया कौन है, यहां पर A का हेड लिया था इसलिए पहला हो गया, अब B का टेल तो दूसरा हो गया, तो A के बढ़ाए गए भाग से B की तरफ बनाया कौन। सर इस चित्र में B के हेड के पास A का टेल लिया था, तो B के बढ़ाए गए भाग से A की तरफ बनाया कौन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पढ़े होंगे संगत कौन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा है ये भी थीटा वही थीटा, हर जगह बात एक ही होती है। आराम से देखिएगा, अगर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा आराम से ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा, बार बार देखिए, नोट करिए, इतना नोट करिए। देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना है। और इसमें थीटा क्या है, तो पहला के बढ़ाए गए भाग से दूसरा के द्वारा बनाया कौन, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में यही पर गलती होता है, बच्चा लोग कहेगा न्यूमेरिकल नहीं बनता सर, कैसे बनेगा, तुम समझ ही नहीं रहे थीटा क्या है, कोई भी एंगल ले लोगे कहीं से तो कैसे बन जाएगा। तो आराम से आप इसको नोट करिए, फिर इसका डायरेक्शन निकाल के दिखाते हैं, वीडियो को रोक करके नोट करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और हमने बोर्ड भी साफ कर लिया है। आइए देखिए, देखिए अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल का इस्तेमाल करते हैं। एंगल का दिमाग में कोई भ्रम निकाल होगा, ये होगा क्या, सोचिए मत जोड़ दीजिए, सिंपली सोचिए कि डायरेक्शन दिखाने में एंगल का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या हमसे उत्तर की दिशा में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और उससे 30 डिग्री कोण पर हम अगर रॉकेट दागेंगे तो उड़ता हुआ जहाज को लग जाए। ये डायरेक्शन दिखाना कि भाई जहाज किधर जा रहा है, किधर मारना है उसको, तो डायरेक्शन दिखाने में एंगल का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा दिमाग में कोई जोर मत दीजिए,
धीरे धीरे अपने से बुझने लगिएगा। ओके, तो यहां पर देखिए वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा को बना रहा है, यानी आर किस दिशा में, ए जिस दिशा में उससे अल्फा को बनाकर। लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, इसलिए टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। देखिए टेन अल्फा, यहां पर देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, इस त्रिभुज में देखिए परपेंडिकुलर सी डी बाय बेस ए डी, लेकिन ए डी तो डायरेक्ट नहीं है, ए से बी तक और बी से डी तक, ए बी प्लस बी डी। मैं तो अभी मिटा दिया हूं, मैं भी कुछ देर पहले निकाला था, आपको याद होगा। सी डी का मान हमारा बी साइन थीटा निकाले थे और बी डी का मान हम बी कॉस थीटा निकालता। देखिए इससे पहले जो अपलोड किया उसमें ये हमने बताया था, तो यहां पर डाल दीजिए टेन अल्फा इक्वल टू सी डी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी, ए से बी तक ए प्लस बी डी बी कॉस थीटा, यानी अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये जो हमने वेक्टर ए और बी को जोड़ा तो नया वेक्टर आर मिला, वो आर किस दिशा में है, तो वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाकर। उस अल्फा का मान क्या होगा, यहां से निकालेंगे टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा ये अल्फा कोण किससे बना रहा है, ए से, तो ए को छोड़ दीजिए तो क्या बच गया, बी। बी से शुरू करिए, बी साइन थीटा, जिससे बना रहा तो छोड़ दीजिए, ए से बना रहा है तो ए को छोड़िए, क्या बचा, बी, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब जिससे बना रहा है उसका स्थान ए प्लस बी। आपके आंसर बी से बना था तो बी को छोड़ देते, तो लिखते ए साइन थीटा। ध्यान दीजिए जब बी से बना था तो क्या लिखते, ए साइन थीटा बटा, यहां पर एक जगह पर बी होता और यहां बी की जगह पर ए होता, एक। और ये एंगल लिखने का तरीका है, आगे मैथ में इंटर में पढ़िएगा, जो नहीं पढ़े तभी सीखिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ये लिखने का तरीका है। जैसे हम कहते हैं 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स 1। देखिए ये एक तरीका है इनवर्स का, मैथ में पढ़िएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। थीटा क्या था, पहला के बढ़ाए गए भाग से दूसरा की तरफ बनाया गया। तो आप याद रखिएगा जब वेक्टर ए और बी को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट आर का मान हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा क्या है मैं यहां लिख दिया हूं, एंगल मेड बाय सेकंड वेक्टर विद एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर के द्वारा पहले वेक्टर के बढ़ाए गए भाग से बनाया गया था, और ये आर का मान मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, हम इस पर सवाल से बना के अगली क्लास में दिखाएंगे। आज आप नोट कर लीजिए, और मैं बार बार कहा कि 12 का लेक्चर सिर्फ हमारे ऐप्स पर आएगा, जो हम ऐप्स उसमें भी डाल देंगे, जिसको कंफ्यूजन हो। डिटेल जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9234761089, 9234761089। इस पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ओके, बाय।